इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 14 में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली 13 वीडियोस में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमारे मन में कुछ डाउट्स भी हैं और कुछ करेक्शंस भी हैं जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि पिछली वीडियोस में कहीं पे कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि करेक्ट हो जाना चाहिए ताकि आगे जब हम बढ़ें तो हमें दिक्कत ना आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। डे 13 की वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि खुला हुआ, बंधा हुआ, पिटा हुआ, मिटा हुआ, इन सब के केसेस में आप जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं 90% केसेस में। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर आप आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग कह देते हैं आप, थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते, बैठने की थर्ड फॉर्म। उसी तरह से कुछ और एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आपको बताया था कि खुला हुआ के लिए जैसा कि जनरली हम करते हैं कि ओपन का यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसे केस में हम ओपन नहीं कहते, हम कहते हैं ओपन। ओपन, दुकान खुली हुई है, द शॉप इज ओपन। ठीक इसी तरह से मैंने आपको यह बताया था कि बंद के लिए क्लोज। ऐसा मैंने आपको बताया था, दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया कि सर मैं अमेरिका में रहता हूं और मैंने अक्सर ये नोट किया है कि दुकान बंद है के लिए द शॉप इज क्लोज नहीं, क्लोज्ड कहा जाता है, क्लोज्ड, जैसा कि जनरली होता है 90% केसेस में, मैंने आपको बताया था। तो इस बात को मैंने कंफर्म भी किया और साथ ही साथ मैंने नोट भी किया कि प्रैक्टिकली जब हम भी कहते हैं तो हम कैसे कहते हैं, द शॉप इज क्लोज्ड, दैट शॉप इज क्लोज्ड या दैट मॉल इज क्लोज्ड टुडे। हम क्लोज्ड कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भले ही कई एक्सपर्ट्स ये आर्गुमेंट देंगे, इस बात को लेकर के बहस करते हैं कि शायद यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश नेटिव जिस तरह से बोलते हैं हमें उसी तरह से प्रैक्टिकली उस चीज को सीखना है। तो अब आप अपनी नोटबुक में, चूंकि आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, जो होमवर्क किया है उसमें आप नोट करिएगा, यहां पर आपको क्लोज नहीं कहना है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, आपको कहना है क्लोज्ड। तो द शॉप इज क्लोज्ड, ये करेक्शन आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। नेक्स्ट, डे 12 की वीडियो में मैंने आपको ये चार्ट दिया था, यहां पर मैंने लिखा था गा गे गी। तो करेक्शन ये है कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, गा गे गी नहीं, होगा, होगी, होंगे। ये जो कैटेगरी है ना, सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर की ये जो कैटेगरी है, इसमें सेंटेंस में होगा, होगी, होंगे एंड में जरूर आता है। जैसे पापा घर पर होंगे, वो स्कूल में होगी, वो राकेश के साथ होगा, मैं वहां पर होऊंगा, मैं घर पर नहीं होऊंगा, या मैं उस वक्त जिम में होऊंगा। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इस कैटेगरी में। तो केवल गागी गी कह देने से वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान रखिए होगा, होगी, होंगे। और जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं उनके लिए स्क्रीनशॉट के लिए इसको क्लियरली लिख देता हूं। ये देखिए मैंने लिख दिया होगा, होगी, होंगे। इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए, जो लोग नोटबुक में नोट करते हैं, और अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है और कॉमेंट्स में कईयों ने मुझसे पूछा है। जैसे सर आपने बताया कि सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में सेंटेंस के एंड में आ रहा है, हो, हूं, और दूसरे में आ रहा है पास है, में है, या भाई बहन है, जैसे उसके 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 3 अंकल हैं, इस तरह के सेंटेंसेस। लेकिन एक सेंटेंस है पापा ऑफिस में हैं, पापा ऑफिस में हैं। तो यहां पर एंड में है, हो, हूं तो आ ही रहा है। तो क्या ऐसे बनाएं सेंटेंस को, या फिर पापा ऑफिस में हैं, यहां पर में है भी तो आ रहा है, तो क्या सेंटेंस को ऐसे बनाएं? जबकि लगभग हर कोई जानता है पापा ऑफिस में मतलब क्या, डैड इज इन द ऑफिस, या फादर इज इन द ऑफिस, या पापा इज इन द ऑफिस, जो भी आप बोलें। लेकिन कुल मिला के यहां पर आपने क्या यूज किया, इज। यहां पर आपने हैज या हैव का तो यूज नहीं किया, फिर ये मे है का मतलब क्या बना? तो इस बात को समझाने के लिए मैं सिर्फ इतने पार्ट को आपकी स्क्रीन पे रखता हूं और कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, जिससे कि आप डिफरेंस को समझ पाएंगे कि कहां पर कैटेगरी 1 का यूज करना है और कहां पर कैटेगरी 2 का। ये आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट किसी भी काम को करता हुआ नहीं बताया जाता, भले ही उस सेंटेंस में क्रिया हो या ना हो। यह बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन कैटेगरीज ऑलरेडी तीनों टाइम में हैं, तो फिलहाल मैं प्रेजेंट ले रहा हूं। इसको समझ लिया तो हम समझ जाएंगे। कैटेगरी 1 में है, हो हूं। कैटेगरी 2 में पास है, में है, भाई बहन हैं। अब देखिए, ये जो में है इसे समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके साथ में क्लैश नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि इसे आप ऐसे समझें, सब्जेक्ट में है, यह सब्जेक्ट के अंदर है। जैसे मेरे मोबाइल में गाने हैं, तो मेरे मोबाइल में हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरा मोबाइल, तो मेरे मोबाइल के अंदर हैं। अब जैसे मैंने कहा पापा ऑफिस में है, तो पापा के अंदर है क्या ऑफिस? ऐसा कुछ कहा मैंने? नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि पापा के अंदर दिल है, यानी पापा में दिल है, यानी पापा के अंदर दिल है, तो वहां पर तो ये चीज आएगी। लेकिन पापा ऑफिस में है, तो सब्जेक्ट कौन है? पापा। पापा के अंदर किसी चीज के होने की बात हो रही है? नहीं। जबकि इसमें अंदर होने की बात हो रही है। जैसे मेरे मोबाइल में गाने हैं, तो यानी मेरे मोबाइल के अंदर गाने हैं, सब्जेक्ट है मेरा मोबाइल। इसी तरह से किताब में कुछ है, तो सब्जेक्ट कौन है? किताब। तो किताब के अंदर कुछ है, किताब में कुछ है मतलब किताब के अंदर कुछ है, तो सब्जेक्ट के अंदर किसी चीज के होने की बात होगी, तो है वो कैटेगरी 2। जैसे यहां पर सेंटेंस देखिए, मेरा मोबाइल कमरे में है, सब्जेक्ट है मेरा मोबाइल, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर कुछ है, ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया। तो मैं इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे बनाऊंगा, माय मोबाइल, मेरा मोबाइल है के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज कर लूंगा इस कैटेगरी में। इज है कहां पर? कमरे में, इन द रूम। ठीक है। लेकिन जब मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा, मेरे मोबाइल में गाने हैं, यानी मेरे मोबाइल के अंदर हैं गाने, ऐसे में है, में है, ये आती है कैटेगरी। और तब आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, माई मोबाइल हैज सॉन्ग्स। अब मान लीजिए मुझे कहना है मेरा कंप्यूटर ऑफिस में, सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। अच्छा, मेरे कंप्यूटर में कुछ है, ऐसा कुछ बताया क्या? मेरे कंप्यूटर में कुछ है या मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ है, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तो कह रहे हैं मेरा कंप्यूटर ऑफिस में है। मेरे कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्था के बारे में कि वो कहां है, वो ऑफिस में, इज इन दी ऑफिस। लेकिन जब इस सेंटेंस में मेरे कंप्यूटर में 4 फिल्में हैं, मेरे कंप्यूटर में हैं, यानी मेरे कंप्यूटर के अंदर हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर हैं 4 फिल्में, तो अंदर हैं का सेंस आ रहा है, तब ये वाली कैटेगरी, माय कंप्यूटर हैज 4 फिल्म्स। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की केवल अवस्था के बारे में बताते हैं कि वो ऑफिस में है, वो अच्छा लड़का है, वो चालाक है, हम चालाक हैं, आप पागल हो, ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं केवल अवस्था के बारे में किसी की या उसकी कोई क्वालिटी, ऐसे में है, हो, हूं, और सिंपली आप इज एम आर का यूज करेंगे क्योंकि कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। लेकिन जब भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ है, सब्जेक्ट में है मतलब सब्जेक्ट के अंदर कुछ है, ऐसे में कैटेगरी 2। और कैटेगरी 2 में एक और तरीके का सेंटेंस आता है, पास है, मेरे पास पेन है, उसके पास मोबाइल है, आपके पास किताबें हैं, इस तरह का सेंटेंस। और भाई बहन हैं, जैसे उसके 3 भाई हैं, उसकी 4 बहनें हैं, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 बहनें, मतलब किसी के कितने हैं, इस सेंस में जब सेंटेंस होगा तो भी कैटेगरी 2 होता है, जहां पर हैज या हैव का यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। ये भी एक स्टूडेंट के मन में डाउट था, सर ये बताइए मेरा भाई ऑफिस में है, यहां पर सब्जेक्ट है मेरा भाई, आपने कहा भाई बहन है, इसका मतलब ये तो कैटेगरी 2 है। नहीं, ये कैटेगरी 2 नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। देखिए मेरा भाई यानी माय ब्रदर, ठीक है। मेरा भाई कहां है? ऑफिस में है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, कैटेगरी 1 है, इज इन द ऑफिस। लेकिन ये जो सेंटेंस है, मेरा एक भाई है, यहां पर देखिए ये भाई बहन जो है ना, ये नहीं कि सब्जेक्ट का पार्ट है मेरा भाई या मेरी बहन, मेरे अंकल, तो हम कहेंगे कि कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 2 हम तब कहेंगे जब किसी के कितने भाई हैं या कितनी बहनें हैं, कितने अंकल हैं, कितने दादा हैं, कितने चाचा हैं, कितने दोस्त हैं, ऐसा बताया गया होगा।
जैसे उसके 3 भाई हैं, उसकी 4 बहनें हैं, उसके 2 दोस्त हैं, उसके 5 अंकल हैं, उसके 15 फ्रेंड्स हैं। जब ऐसे बताएंगे उसके या मेरे या आपके किसी के भी, लेकिन कितने दोस्त हैं, कितनी बहनें हैं, कितने अंकल हैं, ऐसा बताएंगे तो है कैटेगरी 2। जैसे यहां पर मेरा एक भाई है तो बता दिया मेरा एक भाई है। किसका एक भाई? मेरा है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। मैं के लिए आई, सब्जेक्ट में आएगा तो आई आएगा ना, मेरा के लिए माई तो नहीं आएगा। आई के साथ क्या यूज होगा? हैज या हैव? हैव। आई हैव एक भाई, वन ब्रदर। ये सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पहचानने को लेकर। अभी जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, उनके इंटेरोगेटिव और WH फैमिली मेंबर का कैसे यूज करना है, एक वीडियो में कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डाउट है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये वाला जो डाउट है ये उन स्टूडेंट्स के मन में है जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत टेंसेस और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस वो जानते हैं। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल इस कोर्स को जीरो से फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है, मैं ये मान लेता हूं, उनके लिए ये स्लाइड एक्चुअल में है नहीं। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप पहले से ही एक कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए कंफ्यूजन के साथ में चलेंगे तो शायद आप कोर्स को उतने अच्छे से फॉलो ना करें और आपको ऐसा लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जहां पर सब्जेक्ट किसी काम को भी नहीं करता है, भले ही उस सेंटेंस में कोई क्रिया हो या ना हो। और टेंस के सेंटेंसेस में तो क्रिया होती ही है और सब्जेक्ट उस काम को करता ही है। ये दो बातें तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, क्रिया तो होती होती है और उस क्रिया को किसी ने किया होता है, ये तो पक्का है, भले ही उस सब्जेक्ट के बारे में बाय के साथ बताया गया हो या ना बताया गया हो। अभी आगे सेंटेंस में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको, और सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात 100% होगी। अच्छा, आप सोचेंगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने 3 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस क्या है? पहले वो स्वार्थी था पर अब वो बदल चुका है। वो बदल चुका है, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी पर अब वो बदल चुका है, इसे कैसे बनाएंगे? पहले वो एक अपराधी था पर अब उसे बदला जा चुका है, यानी किसी ने उसको बदला है। किसने बदला ये हमें नहीं पता, पर किसी ने तो उसे बदल दिया है, उसे बदला जा चुका है। उसकी जो सोच है वो बदली जा चुकी है। हो सकता है पुलिस वालों ने उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया हो कि उसकी सोच बदल गई। ठीक है, तो जब हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले वो स्वार्थी था, सिंपली बना लेता हूं पहले तो, अर्लियर ही वॉज सेल्फिश, वो स्वार्थी था, पर अब बट नाउ वो बदल चुका है। अब सोचिए ये किस तरह का सेंटेंस है, वो बदल चुका है। सब्जेक्ट कौन है? वो। कोई काम कर रहा है क्या? किसी काम को कर चुका है क्या? ऐसा कुछ बताया गया? जैसे वो जा चुका है तो जाने का काम कर चुका है, वो खेल चुका है तो खेलने का काम कर चुका है, वो देख चुका है, मूवी देख चुका है तो देखने का काम कर चुका है। तो सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका है, क्या ऐसा कुछ बताया यहां पर? नहीं बताया। उसके बारे में बताया गया है कि वो बदल चुका है, उसके बारे में बताया गया है, सिर्फ उसके बारे में। ऐसे में ये सेंटेंस जहां पर कि सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ नहीं बताया गया है, ये सेंटेंस हो गया है सिंपल सेंटेंस। और बनाने का तरीका, वो बदल चुका है ही, और अब चूंकि ये जब सिंपल सेंटेंस हो गया है और प्रेजेंट का है, क्योंकि है हो हूं, तो ही के साथ तो इज का यूज होता है, ही इज। और बदलना मतलब चेंज, ये तो एक वर्ब है। तो जब वर्ब आती है तो उसकी कौन सी फॉर्म आप 90% केसेस में यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो चेंज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? चेंज्ड। तो देखिए ये सेंटेंस कैसे बना? अर्लियर पहले ही वॉज सेल्फिश, वो स्वार्थी था, पर अब बट नाउ वो बदल चुका है, ही इज चेंज्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए, पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी, इसको तो हम एज इट इज बनाते हैं, अर्लियर ही वॉज वेयरिंग अ शर्ट, पर अब
बट नाउ वो बदल चुका है। अच्छा, यहां पर वो बदल चुका है का क्या सेंस निकल रहा है? पहले उसने शर्ट पहनी हुई थी पर अब वो बदल चुका है, यानी कि अब उसने शर्ट की जगह कुछ और पहन लिया है, यानी उसने बदलने के काम को वो कर चुका है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो जब सेंस आया कि वो बदल चुका है, क्योंकि पहले तो उसने शर्ट पहनी हुई थी, अब शायद उसने शर्ट की जगह पे कुर्ता पहन लिया, तो अब वो बदल चुका है, यानी वो किसी काम को कर चुका है, बदलने के काम को कर चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ही हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज होता है, ही के साथ में, ही हैज चेंज्ड। तो अब आप देखिए कितना फर्क आया सेंटेंस में। एक जगह पे कहा ही इज चेंज्ड, क्योंकि वहां पर वो काम उस पे खुद हो गया, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो बदल चुका है, लेकिन वो यहां पर किसी काम को कर चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। और ये सेंटेंस, पहले वो एक अपराधी था, अर्लियर ही वॉज अ क्रिमिनल, पर अब, बट नाउ, उसे बदला जा चुका है, यानी किसी ने तो उसे बदला है, उसे बदला जा चुका है किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा की बात होती है, बाय सब्जेक्ट, भले ही उस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताया गया हो। अगर बताया गया होगा तो बाय के साथ में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए राहुल ने उसे बदल दिया, तो उसे राहुल के द्वारा बदला जा चुका है ऐसा लिखा होता तो हम कहते बाय राहुल। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, बट नाउ उसे बदला जा चुका है, पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बनाया जाता है ही हैज बीन चेंज्ड। जो लोग पैसिव वॉइस जानते हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन है जो लोग थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश जानते हैं उनको। तो इसलिए आपने देखा कि तीन अलग अलग, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं सेंटेंस, लेकिन बनाने के तरीके अलग हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं और थोड़ा सा एक आइडिया और आपको देता हूं। ये देखिए सेंटेंसेस। अच्छा, सिर्फ पहचान लीजिए। अब ये जो स्लाइड है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको कुछ आता है पैसिव वॉइस के बारे में, टेंस के बारे में नहीं आता है तो भी, क्योंकि देखिए केवल उसे देख के पहचानिए। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और पैसिव वॉइस इन तीन टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना ली, तो समझ लीजिए कि 80 to 90% सेंटेंसेस तो आप लिख पाएंगे, बोल भी पाएंगे। होता क्या है, आप बोल क्यों नहीं पाते? दो बातें हैं, या तो आपको आता नहीं है, और या आता तो है लेकिन बोलने के कॉन्फिडेंस नहीं है ना? जब आपको आता ही नहीं होगा तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने आप को मोटिवेट करके आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आएगा ही नहीं तो फिर आप बोलेंगे कैसे? तो 90% इंग्लिश के सेंटेंसेस आप बना लेंगे अगर ये तीन टॉपिक आपको आ जाएंगे, और ये आगे हम बिल्कुल डिटेल में कवर भी करेंगे। फिलहाल देखिए ये सेंटेंसेस हैं, अभी हम इनको बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ पहचानेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, खाना बहुत स्वादिष्ट है। सब्जेक्ट है खाना, क्योंकि खाने के बारे में बात हो रही है। खाने के द्वारा खाना किसी काम को कर रहा है, ऐसा कुछ बताया इस सेंटेंस में? नहीं बताया। जिस सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं है, वो तो 100% एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्लियर है कि ये सिंपल सेंटेंस है। हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रेजेंट टाइम में है, पास्ट टाइम में है या फ्यूचर टाइम में, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट में, क्योंकि है आ रहा है। ठीक है। खाना पका हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट है खाना, पका हुआ, पकाना तो एक क्रिया है, क्रिया है, वर्ब है, लेकिन क्या सब्जेक्ट उस क्रिया को कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या यहां पर कुछ ऐसा बताया गया है कि खाना जो कि मेरा सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा है? पकाने का काम क्या खाना कर रहा है? नहीं नहीं, खाने के बारे में बताया गया है कि वो पका हुआ है, खाने की अवस्था के बारे में। तो ये कैसा सिंपल सेंटेंस है? ये ऐसा सिंपल सेंटेंस है जहां पर वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट क्रिया को नहीं कर रहा है। और पहला वाला, उसमें तो वर्ब है ही नहीं। तीसरा, मेरे पास खाना है। किसके पास है खाना? मेरे पास। तो कौन है सब्जेक्ट? कौन है वो जिसके पास खाना है? मैं हूं, तो सब्जेक्ट हूं मैं। ठीक है, तो मैं हूं सब्जेक्ट। मैं किसी काम को कर रहा हूं, ऐसा कुछ बताया गया? कोई भी काम की बात हो रही है? किसी काम को करने की बात हो रही है? नहीं हो रही है, काम को करने की बात ही नहीं हो रही। जब वर्ब है ही नहीं तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कैसा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का था।
लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, पास है, मेरे पास खाना है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास किताब है, ये पास है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में क्या बताया, कैटेगरी 2। ठीक है, आगे हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल ये सिंपल सेंटेंस है। फ्रिज में खाना है, में है, फ्रिज में खाना है, सब्जेक्ट कौन है, फ्रिज। क्या फ्रिज कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब कोई काम ही नहीं कर रहा है, किसी वर्ब की बात ही नहीं हो रही है, तो सिंपल सेंटेंस है। और किस कैटेगरी का है, तो कैटेगरी नंबर 2, क्योंकि कैटेगरी नंबर 2 में क्या आता है, में है। और यहां पर में है का मतलब क्या निकल रहा है, अंदर है। फ्रिज में खाना है का मतलब फ्रिज के अंदर खाना है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चारों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी काम को कर नहीं रहा है, इसलिए सभी क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, मैंने खाना पकाया है, सब्जेक्ट कौन है, किसने पकाया है, मैंने कोई काम किया है क्या, हाँ मैंने पकाने का काम किया है। तो मैंने खाना पकाया है यानी मैंने खाना पका चुका हूं। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। पहचान में तो मैंने आपको बताया, सेंटेंस बनाना आए ना आए, पहचानना तो आपको आता है क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो मैंने खाना पकाया है, अंडरस्टूड है कि टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका है, तो क्रिया भी है और सब्जेक्ट ने उस काम को कर भी लिया है, मैंने खाना पकाया है। अब जरा पहले इस सेंटेंस को देखिए, खाना पकाया गया है। जैसे ही सेंटेंस आया, इसके आगे आपके मन में पता क्या आएगा, किसने पकाया, खाना पकाया गया है, किसके द्वारा। तो खाना पकाया गया है किसी के द्वारा, कोई तो था जिसने खाना पकाया था। तो क्रिया को जिसने किया उसके बारे में नहीं बताया जाता जिन सेंटेंसेस में, यह बताया अगर जाता है तो द्वारा के साथ। जैसे खाना मेरे द्वारा पकाया गया है, तो खाना जिसने पकाया है वो कौन हूं, मैं हूं। तो जिसने काम को किया है वो द्वारा के साथ है, और इंग्लिश में वो बाय के साथ में है, जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ है। ऐसा सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। तो ये सेंटेंस ये पैसिव वॉइस का है और ये भी पैसिव वॉइस का है, लेकिन बस एक छोटा सा फर्क ये है कि पहला वाला जो सेंटेंस है पैसिव, ये वाला जो सेंटेंस है इसमें मेरे द्वारा यानी बाय सब्जेक्ट ये बताया गया है, और जो दूसरा वाला है खाना पकाया गया है, किसने पकाया ये नहीं पता चल रहा, तो बाय सब्जेक्ट ये बताया नहीं गया है, बस यही है। अच्छा, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, पता है, बता इसलिए रहा हूं, कई स्टूडेंट्स खाना पका हुआ है इसे समझते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में खाने की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, खाने की कंडीशन, खाने की सिचुएशन, खाने के स्टेट के बारे में कि वो पका हुआ है। तो ये है सिंपल सेंटेंस। लेकिन ये जो सेंटेंस होता है खाना पकाया गया है, जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखेंगे आपके मन में तुरंत एक सवाल आ सकता है, किसके द्वारा, यानी किसने पकाया, खाना पकाया गया है किसी के द्वारा, ऐसा सेंटेंस होता है पैसिव में। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, ये पेन बिका हुआ है, सब्जेक्ट है ये पेन, उस पेन के बारे में सिर्फ बताया गया है कि वो बिका हुआ है, और बिका हुआ, बंधा हुआ, पिटा हुआ, आया हुआ, गया हुआ, इस तरह के सेंटेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंपल सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट की केवल स्टेट, अवस्था के बारे में बताया गया। लेकिन इस सेंटेंस में कई दुकानदारों ने ये पेन बेचा है। जब भी सेंटेंस में कोई क्रिया आती है, अपने मन में एक सवाल पूछिए, किसने बेचा है, कई दुकानदारों ने। इसका मतलब ये जो कई दुकानदार हैं ये हैं सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने इस काम को किया है। क्या काम किया है, बेचने का काम किया है। और किसे बेचा है, पेन को बेचा है, तो वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर तो ये पेन सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये पेन ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी ने किसी काम को कर लिया है, बेचा है नहीं, बेच चुका है, तो लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, ये क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो ये टेंस का सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को देखिए पैसिव में इस तरह से भी तो बना सकते हैं, ये पेन कई दुकानदारों के द्वारा बेचा गया है। तो जिसने बेचा है उसके बारे में हम बता रहे हैं कई दुकानदारों के द्वारा, द्वारा के साथ आ रहा है। तो जब जिसने उस काम को किया है उसके बाद द्वारा आया, और इंग्लिश में बाय के बाद आता है वो सब्जेक्ट। किसने बेचा, कई दुकानदारों ने, बाय मैनी शॉपकीपर्स। तो ये सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस में। ये हो गया पैसिव। और पैसिव में मैंने आपको बताया बाय के बाद सब्जेक्ट बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी के द्वारा तो बेचा गया ऐसा सेंस आएगा। ये पेन बेचा गया है,
इस सेंटेंस को देख के आपके मन में तुरंत आएगा किसी के द्वारा ये पेन बेचा गया है, किसी के द्वारा। तो ये पेन बिका हुआ है और ये पेन बेचा गया है, तो बिका हुआ और बेचा गया इन दोनों में फर्क है। जब बोला जाए खाना पकाया गया है तो पैसिव है, और खाना पका हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस। ये पेन बिका हुआ है तो सिंपल सेंटेंस, ये पेन बेचा गया है तो पैसिव वॉइस। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी वीडियोस आपने अब तक देखी हैं उनसे रिलेटेड जब आपने उनके होमवर्क को किया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क किया होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना होमवर्क किए आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप लिखते हैं तो ही चीज़ें याद होती हैं पक्के तौर पे, ठीक है। तो अब तक की जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, नोट्स बनाए हैं, जो भी कंफ्यूजन आपको हुए हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं चेक करूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स को भी कवर करता हुआ चलूं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंग्लिश बोलना आप ज़रूर सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।